हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैक्स डाइजेस्ट। मैं हूं मधुमिता। तो जैसे कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न के जितने भी फॉर्म्स है ITR 1 से लेके ITR 7 तक, ये सारे फॉर्म्स हमारे पास ऑफलाइन में अवेलेबल हो चुकी है और जिनमें से ITR 1 की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है, जिसका डिटेल वीडियो मैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहे तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ITR 4 के बारे में और ITR 4 से रिलेटेड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें ये जानना है कि हु कैन फाइल ITR 4 सुगम। तो ITR 4 है फॉर इंडिविजुअल्स, HUFs एंड फार्म्स अदर देन LLP being a resident having total income up to rupees 50 lakh and having income from business and profession which is computed under sections 44AD, 44ADA और 44AE। तो ITR 4 कौन फाइल कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स, HUFs यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और फार्म्स, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंक्लूड नहीं हो सकते, जिन्हें रेसिडेंट होना पड़ेगा और जिनकी टोटल इनकम होगी 50 लाख तक और जो इनकम होगी किसी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से, जिस इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE। इसके बाद आता है हु कैन नॉट फाइल ITR 4। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। तो ये पार्ट जो है ये ITR 1 के साथ सिमिलर है, जो कि है एक इंडिविजुअल जो कि किसी कंपनी के डायरेक्टर है या फिर उन्होंने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया हो, तो वो ITR 4 को चूज नहीं कर सकते। इसके बाद आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम क्या होती है? एज पर सेक्शंस 44AA of the Income Tax Act 1961, a person engaged in business or profession is required to maintain regular books of account under certain circumstances। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? सेक्शन 44AA of the Income Tax Act 1961 के अनुसार क्या होता है? एक पर्सन जो कि बिजनेस या फिर प्रोफेशन में एंगेज्ड होते हैं, उन्हें रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी होती है। To give relief to small taxpayers from this work, the Income Tax Act has framed the presumptive taxation scheme under sections 44AD, 44ADA, then section 44AE, section 44BB and section 44BBB। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, इन्हें रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट ने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को फ्रेम किया है। So, a person adopting the presumptive taxation scheme can declare income at a prescribed rate and in turn is relieved from the tedious job of maintenance of book of account। स्मॉल टैक्स पेयर्स या फिर स्मॉल बिजनेसमैन को रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट करके एक प्रिस्क्राइब किए हुए रेट पे अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। For small taxpayers, the Income Tax Act 1961 has framed presumptive taxation schemes as given below. Section 44AD, Section 44ADA and Section 44AE। बेसिकली ये तीन सेक्शन से इम्पोर्टेंट होते हैं और इस स्कीम का पहला पार्ट जो है सेक्शन 44AD, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सेक्शन 44AD में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑन एस्टिमेटेड बेसिस इन द केस ऑफ टैक्स पेयर्स being a resident individual, resident Hindu undivided family or resident partnership firm, not being a limited liability firm, engaged in certain business subject to certain conditions। तो टैक्स पेयर्स जो कि है रेसिडेंट इंडिविजुअल या फिर कोई रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर कोई रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म जो कि लिमिटेड लायबिलिटी फर्म ना हो, ऐसे टैक्स पेयर्स सेक्शन 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं, जिन्हें बिजनेस में एंगेज्ड होना है और जिनके इनकम को एक एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है सेक्शन 44AD के अंडर में। इसके बाद आता है हु इज एलिजिबल टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44AD, यानी कि सेक्शन 44AD का एडवांटेज कौन कौन ले सकते हैं। The presumptive taxation scheme of section 44AD can be adopted by following persons. Number 1, resident individual. Number 2, resident Hindu undivided family. Then number 3, resident partnership firm, not limited liability partnership firm. In other words, the scheme cannot be adopted by a non-resident and by any person other than individual, a Hindu undivided family or a partnership firm, not limited liability partnership firm.
यानी कि पर्सन जो कि है रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रेसिडेंट पार्टनरशिप फर्म, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं हो सकते। ये सारे पर्सन जो है वो सेक्शन 44 AD को अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को पर्सन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 जानना है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोग चाहे तो वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द स्कीम कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय अ नॉन रेसिडेंट एंड बाय एनी पर्सन अदर देन an individual, a Hindu undivided family or a partnership firm, not limited liability partnership firm। यानी कि इस स्कीम को कोई नॉन रेसिडेंट अडॉप्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई पर्सन जो कि इंडिविजुअल ना हो, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और पार्टनरशिप फर्म अगर ना हो तो वो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। Further, this scheme cannot be adopted by a person who has made any claim towards deductions under section 10A, 10AA, 10B, 10BA or under sections 80H to 80 RRB in the relevant year। यानी कि अगर कोई पर्सन ने इन सारे सेक्शंस में अगर कोई डिडक्शन क्लेम की हो तो वो इस स्कीम को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है What is the turnover limit to adopt the presumptive taxation scheme of section 44 AD? यानी कि सेक्शन 44 AD को अडॉप्ट करने के लिए हमारे टर्नओवर जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए। इफ द टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स ₹2 crore, देन द स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD कैन नॉट बी अडॉप्टेड। यानी कि किसी बिजनेस में अगर टोटल टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो अगर 2 करोड़ से ज्यादा हो तो वो सेक्शन 44 AD को अडॉप्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है What is the manner of computation of taxable business income in case of a person adopting the presumptive taxation scheme of section 44 AD? यानी कि सेक्शन 44 AD के अंडर एक टैक्सेबल बिजनेस इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सेक्शन 44 AD के अंडर बेसिकली 2 रेट्स होते हैं अपने इनकम प्रिज्यूम करने के, एक है 8% ऑफ टर्नओवर और दूसरा है 6% ऑफ टर्नओवर। तो बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि प्रिज्यूम करना, पकड़ लेना। तो ये स्कीम जो है वो स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए दिया गया है, क्योंकि उनके लिए छोटे छोटे चीजों का हिसाब रखना बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो जिसके कारण उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना भी नहीं होता। तो इसी कारण इनकम टैक्स 1961 ने स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अडॉप्ट किया है। तो सेक्शन 44 AD के अंडर एक पर्सन को उनका जो बिजनेस है उसका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट के ऊपर 8% इनकम शो करना है ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस पे, या फिर एक पर्सन को अपने बिजनेस का जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है उसके ऊपर 6% इनकम शो करना है अगर प्रीवियस ईयर में, या फिर जो ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइल करने की सेक्शन 139(1) के अंडर, इस पीरियड में अगर उन्होंने वो जो ग्रॉस रिसीव या फिर टर्नओवर है वो रिसीव किया हो बाय एन अकाउंट पे चेक और एन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू अ बैंक अकाउंट। इसके बाद आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 44 AD। इसका मतलब ये है कि क्या सेक्शन 44 AD के अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि सेक्शन 44AA डील्स विद प्रोविजंस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बाय अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। यानी कि सेक्शन 44AA के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो कि बिजनेस या फिर प्रोफेशन में एंगेज्ड होते हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी होता है। लेकिन अगर एक पर्सन ने सेक्शन 44 AD को ऑप्ट किया है तो उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर एक पर्सन की जो टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा होती है तब उन्हें ऑडिट कराना जरूरी है। आफ्टर दैट, एडवांस टैक्स फॉर एलिजिबल एसएससी हु ऑप्ट्स फॉर सेक्शन 44 AD। यानी कि जो सेक्शन 44 AD को ऑप्ट करते हैं क्या उनके लिए एडवांस टैक्स एलिजिबल है। एनी पर्सन ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD इज लायबल टू पे होल अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स on or before 15th March of the previous year. If he fails to pay the advance tax by 15th March of the previous year, he shall be liable to pay interest as per section 234B and section 234C.
तो बिल्कुल यहाँ पे एडवांस टैक्स पे करनी है। अगर कोई पर्सन सेक्शन 44 AD को ऑप्ट भी करता है तभी भी वो लायबल होंगे एडवांस टैक्स पे करने के लिए ऑन और बिफोर 15th of March ऑफ द प्रीवियस ईयर। अगर वो पे नहीं कर पाए बाय 15th March ऑफ द प्रीवियस ईयर तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 234B एंड सेक्शन 234C। डिफिकल्टी इन ऑप्टिंग सेक्शन 44 AD स्कीम। तो इस पैरा में ये बताया गया है कि अगर एक पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो उन्हें इस स्कीम को इसके नेक्स्ट 5 years तक फॉलो करना है। तो अगर ऐसा करने में वो फेल होते हैं तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम उनके लिए इसका जो नेक्स्ट 5 year है उसमें भी अवेलेबल नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एन एसएससी क्लेम्स टू बी टैक्स्ड ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस अंडर सेक्शन 44 AD फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20, फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड 21-22 ऑल्सो ही ऑफर्स इनकम ऑन बेसिस ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। तो इस एग्जाम्पल में क्या बताया गया है कि एसएससी ने असेसमेंट ईयर 2019-20 में प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट किया अंडर सेक्शन 44 AD। उन्होंने असेसमेंट ईयर 2020-21 एंड 21-22 में भी सेम स्कीम में ऑप्ट किया, लेकिन उन्होंने असेसमेंट ईयर 2022-23 में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया। इन दिस केस ही विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 assessment years, that is from assessment year 2023-24 to 2027-28। जैसे कि उन्होंने लास्ट 2023 में इस स्कीम को ऑप्ट नहीं किया, इसके कारण वो इसके बाद का जो 5 साल है यानी कि 2028 तक इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही इज रिक्वायर्ड टू कीप एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ही इज ऑल्सो लायबल फॉर टैक्स ऑडिट एज पर सेक्शन 44 AB from the assessment year in which he opt out from the presumptive taxation scheme। तो जैसे कि अभी उन्होंने presumptive taxation scheme को opt out कर दिया है तो इस कारण उन्हें अभी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा और वो लायबल होंगे टैक्स ऑडिट के लिए अगर उनकी इनकम जो है वो एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो ये था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का पार्ट 1 जो कि है सेक्शन 44 AD और जो ITR 4 के साथ रिलेटेड है। तो बिफोर ई फाइलिंग आप लोगों को पहले फॉर्म को अच्छे तरह से समझना है, कौन सा फॉर्म आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, फिर आप लोगों को आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो फॉर्म चूज करना है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक दे दीजिएगा और वीडियो इम्पोर्टेंट लगे तो इसे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।